ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको और भी पर्यायवाची और भी कहावतें और भी लोकोक्तियाँ ये सब पढ़ना पड़ता है। मेहनत आपका ही होता है और इधर का केवल आपको रास्ता बताता है। इस साइड में जो भी आएगा वो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको रास्ता बताएगा कि आप इस रास्ते से चलिए तो आपको सफलता मिलना संभव है। और सफलता पाना न पाना ये तकदीर और तदबीर दो चीज़ों पर निर्भर करती है। तदबीर मतलब मेहनत, और तकदीर के भरोसे केवल रहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन मेहनत करने के साथ तकदीर भी कहीं न कहीं काम करती है। खैर, ये सारी बातें हो गई। भाषा बोध शुरुआती, अब ये भाषा बोध एक टॉपिक के रूप में दे दिया, लेकिन भाषा बोध का मतलब जो भी भाषा के संबंध में आपको जानकारी चाहिए वो तमाम सारे टॉपिक्स जो दिए गए हैं वो उसी से रिलेटेड हैं। लेकिन भाषा बोध जो शुरुआती दौर में भाषा की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, कोई जवाब दे सकता है? अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए और दूसरों के विचारों को जानने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा नहीं थी तब क्या था? संकेतों के माध्यम से लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते थे। तो वो संकेत चलकर कालांतर में ऐसे संकेत जो भाषाई संकेत हैं उसके रूप में हमारे सामने आता है। जब हम भाषा के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं, दूसरों के विचारों को जानते हैं, ये है भाषा। अब यह भाषा बोध का मतलब यह है कि शुरुआती दौर में कौन सी भाषा होती है। जाहिर है कि जो घर में बोली जाने वाली बोली है वही हमारी शुरुआती भाषा होती है। घर में जिस भाषा का व्यवहार होता है वही भाषा शुरुआती होती है। तो बोली हमारे भाषा विज्ञान या हिंदी भाषा में बोली का या तमाम सारी भाषाओं में बोली का अपना एक विशेष स्थान है। बोली किसे कहते हैं? बोली जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है उसे हम बोली के रूप में जानते हैं। बोली के बाद विभाषा का नाम आता है। विभाषा का क्षेत्र, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, लेकिन जो विभाषा है उसमें साहित्य की रचना होती है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। और भाषा जो होती है वह एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होती है, उसे हम भाषा का दर्जा देते हैं। अब आप यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ी एक बोली है, लेकिन यह विभाषा भी है क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तृत है। आप देखेंगे तो 8 विभाषाएं हिंदी भाषा में हैं और उन 8 विभाषाओं में से एक विभाषा जो है खड़ी बोली है, और खड़ी बोली हमारी भाषा है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषा या विभाषाएं हो सकती हैं। उपभाषा, विभाषा को ही उपभाषा कहते हैं। तो एक भाषा क्षेत्र में कई विभाषाएं हो सकती हैं और एक विभाषा क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती हैं। ठीक है? तो बोली का क्षेत्र जो है बड़ा सीमित होता है
और विभाषा का क्षेत्र उससे विस्तृत होता है और भाषा का क्षेत्र उससे भी विस्तृत होता है, जिसमें जो भाषा होती है उसमें न केवल साहित्य सृजन होता है बल्कि वह उस क्षेत्र की या उस देश की परिनिष्ठित भाषा भी होती है। खड़ी बोली हमारी भाषा है, खड़ी बोली को ही भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है और जिसको हम राष्ट्रभाषा भी कह लेते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा संवैधानिक नहीं है, वह एक लोकमत है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। संवैधानिक क्या है? राजभाषा। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजकाज की भाषा घोषित किया गया है, इसलिए उसे राजभाषा कहते हैं। तो आप यहाँ पर जो हिंदी है, खड़ी बोली से ऊपर उठकर एक परिनिष्ठित रूप में, जिसका हम अध्ययन, अध्यापन, शोध और अवसरों पर उसका व्यवहार करते हैं, तो यह एक परिनिष्ठित या जिसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज, अंग्रेजी में उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। अब आप देखिए हिंदी का क्षेत्र कितना विशाल है। कहाँ? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और इधर राजस्थान, इतना बड़ा क्षेत्र है, अभी झारखंड भी है। तो ये इतना बड़ा क्षेत्र है और ये इतनी बोलियां हैं, इतनी उसमें विभिन्नताएं हैं कि अगर छत्तीसगढ़ी बोलने वाला व्यक्ति भोजपुरी क्षेत्र में चला जाएगा तो उसे परेशानी होगी, कुछ दिन होगी, लेकिन धीरे धीरे वो समझ लेगा। या भोजपुरी क्षेत्र का व्यक्ति छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में आ जाएगा तो उसको समझने में परेशानी होगी। तो ये जो बोली का सीमित क्षेत्र है, सीमित दायरा है, या विभाषा का जो दायरा है, वहां पर अगर एक दूसरे क्षेत्र के लोग आ जाएंगे तो आपस में जो संवाद करने में कठिनाई होगी। तो इसके लिए स्टैंडर्ड भाषा जो है उसको निर्मित किया गया है, यानी जो भिन्नताएं हैं उसे दूर करने का प्रयास किया गया है। अब बुंदेली का व्यक्ति कुछ और बोलेगा या छत्तीसगढ़ी का व्यक्ति कुछ और बोलेगा, राजस्थानी कुछ और बोलता है, तो वो तमाम सारे जो उनके लोकल डायलेक्ट है, लोकल भाषा जो है, उसमें भिन्नताएं होती हैं। और जब उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया जाता है, जब मानकीकरण कर दिया जाता है, इसका मतलब यह है कि पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में उस वाक्य का, उस शब्द का प्रयोग उसी रूप में किया जाएगा जिसे सब लोग आसानी से समझ सकते हैं। यह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। परिनिष्ठित भाषा साहित्य का माध्यम है, विभिन्न अवसरों पर उसका उपयोग किया जाता है, अध्ययन अध्यापन का माध्यम है, शोध का माध्यम है, पत्र पत्रिकाओं की भाषा वही है। तो ये तमाम सारे तरह के प्रयोग होते हैं और कार्यालयीन भाषा तो वही। तो इस तरह से परिनिष्ठित भाषा। अब देखिए हम थोड़ा सा ये भाषा बोध पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। बोली, बोली से विभाषा, विभाषा से भाषा। अब हिंदी भाषा के भी कई रूप हैं। आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, वो तमाम तरह की जो राजभाषा, लोक वित्त की भाषा या फिर विज्ञापन की भाषा, वो तमाम भेद आपने देखा होगा। तो उस तरह से इसको भी अनेक तरह से उसका भी विभाजन कर दिया गया है। विभाजन क्या कर दिया गया है, वो अध्ययन की दृष्टि से। अब आप खेलकूद का पेज खोलेंगे तो आपको खेलकूद की भाषा दिखाई पड़ेगी, उसकी टर्मिनोलॉजी अलग होगी। या आप जो है वाणिज्य व्यापार की बात देखेंगे तो उसकी टर्मिनोलॉजी अलग होती है।
सब हर क्षेत्र की जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए वह भाषा अपना एक अलग रूप ले लेती है, इसलिए उसे अलग अलग कर दिया गया है अध्ययन की दृष्टि से। तो ये भाषा बोध के संदर्भ में, कम से कम भाषा के संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए कि बोली, बोली से विभाषा, विभाषा से भाषा, और फिर भाषा के भी अनेक रूप हैं। राजभाषा है और तमाम सारी भाषाएं, कार्यालयीन भाषा है, वित्त की भाषा है, विज्ञापन की भाषा है, वाणिज्य की भाषा है, तमाम सारी भाषाएं जो है आप ग्रेजुएशन की हिंदी भाषा की किताब में आपने पढ़ा होगा। नहीं, आप लोगों ने सहमति नहीं जताई, मतलब नहीं पढ़ा आपने, हिंदी पढ़े नहीं ग्रेजुएशन में, कहाँ से पढ़े हो भैया? बी किए हैं, बी किए हैं तो फिर पढ़ना पड़ेगा। हिंदी भाषा की किताब जो है, देखिए आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपके पास बीए पार्ट 1, बीए बीएससी भी काम तीनों में चलता है, वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तीनों की हिंदी भाषा वाली किताब आपके पास होनी चाहिए। उसमें जो है बेस दिया हुआ है और उसे आप पढ़ें और उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम वर्णमाला पर बात करते हैं। कितने लोगों को वर्णमाला के संबंध में जानकारी है? पूरी वर्णमाला कितने लोग जानते हैं? अच्छी बात है। वर्णमाला पहले किसे कहते हैं? पहले तो हम वर्ण की बात करते हैं। वर्ण मतलब अक्षर। ये चालू हालत में है। ये वर्ण का क्या अर्थ होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते है? हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। नहीं, वर्ण के और क्या क्या अर्थ होते हैं? वर्ण का एक अर्थ है जाति, दूसरा अर्थ है रंग। वर्ण का मतलब रंग होता है ना, गौर वर्ण है या श्याम वर्ण है। वर्ण का तीसरा अर्थ है अक्षर। इस तरह से और भी अर्थ हो सकते हैं। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं जिनको हम अनेकार्थी कहते हैं। ये आपके चैप्टर में होगा अनेकार्थी भी। तो यहाँ वर्ण का मतलब है अक्षर, जो हम पढ़ने वाले हैं। अक्षर का मतलब क्या होता है? जिसका क्षरण न हो, जिसका नाश न हो। इस संसार में सब कुछ नश्वर है। अक्षर नाम ही इसका अक्षर है, जिसका क्षरण न हो, जिसका नाश न हो। इसीलिए अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्म। अक्षर ही ब्रह्म है। जिस तरह से ब्रह्म अविनाशी है, उसी तरह से यह अक्षर भी अविनाशी है। हम आप जो बोलते हैं वह आवाज आकाश में गूंजती है, घूमती है। अब सोचिए कब से ये संसार चल रहा है और तब से लोगों की जितनी आवाज है सब इस विवर में विचरण कर रही है। और
इस पर शोध चल रहा है कि जो महान लोग हुए हैं उनकी आवाज़ को कैसे कैच किया जाए, उसके लिए रिसेप्टर की खोज हो रही है कि उस जमाने के जो विद्वान ऋषि महर्षि लोग रहे होंगे वो जो कुछ बोले होंगे, जो आसमान में विचरण कर रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश हो रही है। तो यह अक्षर जो होता है वह ब्रह्म होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई यही अक्षर। अब जब हम अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है? यह अक्षरों का व्यवस्थित समूह है। वर्णों का भी व्यवस्थित समूह कर सकते हैं या अक्षरों का व्यवस्थित समूह कर सकते हैं। अब हमारी जो वर्णमाला है, जिसको हम मानक वर्णमाला के तौर पर जानते हैं, उसमें 45 वर्ण हैं, 10 स्वर और फिर 35 व्यंजन। देखते हैं। देखो भाई, ये तो हमने भूल गया है। बॉक्सेस में लिखा हुआ है वाइट बोर्ड लेफ्ट साइड में। हाँ, अनभ्यासे विषम शास्त्रम। अभ्यास छूट गया तो ये भी भूल गए। तो 2 वर्गों में वर्णों को बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर की बात करते हैं। कितने हो गए? 13 हो गए। हम पहले इसकी बात करते हैं। इसका उच्चारण क्या है? री। लेकिन जैसा इसका उच्चारण होता है वैसा हम नहीं कर पाते हैं। री, मूर्धा दीर्घ जो है ऊपर तालु के पास जाती है, री, तब वहां मुड़ती है वो, हम रे का उच्चारण करते हैं सही उच्चारण के लिए। लेकिन हम तो ऐसा उच्चारण कर देते हैं, री, ऋण नहीं बोलते, ऋण बोल देते हैं। तो तय ये हुआ कि लेखक के स्तर पर ये सुरक्षित रहेगा, लेकिन उच्चारण के स्तर पर ऐसा रहेगा। तो इसलिए उच्चारण के स्तर पर यह ऐसा हो गया और ये बोल हो गया, बाहर कर दिया। अब कहां मौजूद रहेगा ये? तत्सम शब्दों में। वैसे तत्सम में ही री का इस्तेमाल होता है। तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, वही तत्सम शब्द है। तो संस्कृत में ही इसका इस्तेमाल होता है। बल्कि संस्कृत में तो एक और ये ऐसा
दीर्घ री का भी प्रचलन। संस्कृत में री भी है और वह भी ह्रस्व और दीर्घ है। तो हिंदी में केवल री आया था, लेकिन ये भी बेचारा पंगु हो गया, इसलिए कि मनुष्य का स्वभाव है हमेशा कठिनता से सहजता की ओर जाता है। और दुनिया के जो सारे विकास हैं सब इसी फार्मूले पर आधारित है। हमेशा हम कठिनता से सहजता की ओर जाने के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढते रहते हैं। और वैज्ञानिक एक नया आविष्कार कर देता है। हम इतने सुविधा भोगी हो गए हैं कि अब शायद अब खाना खिलाने वाली मशीन बच गई, बाकी तो सब लगभग बन गई। तो आदमी जो है निकम्मा हो जाएगा अगर आप शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि फिर तमाम सारे रोग घेरेंगे। अगला वर्ण है अंग। अंग में आप देख रहे हैं दो चीज है, एक तो ये नीचे वाला भाग है और दूसरा ऊपर वाला भाग है अनुस्वार। तो आप देख रहे हैं अ जो है पहले से स्वर में मौजूद है और अनुस्वार तो हमारे यहां पांच हैं, जिसको संस्कृत में संक्षिप्त में सूत्र रूप में यमगणनम कहते हैं। किसी भाषा में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, केवल हिंदी में है। 5 ये और 6वां ये। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है? जैसे आप लिखते हैं दिनांक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दिनांक। अब कहेंगे कि यहां न कैसे आ गया, तो इसका फार्मूला है, इसका उच्चारण जहां हो रहा है, कहां हो रहा है? ना और क के बीच में हो रहा है, दिनांक। ठीक है? अच्छा, और उसके बाद वाला जो वर्ण होता है, जहां उच्चारण हो रहा है उसके बाद वाला वर्ण यहां क है, तो क इस वर्ग से संबंधित है, कवर्ग से संबंधित न है, इसलिए इसी वर्ग का पंचम वर्ण यहां पर आएगा इसकी जगह पर। समझ में आ रहा है? अनुस्वार का उच्चारण जिस जगह पर हो रहा है उसके बाद वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर अनुस्वार का स्थान लेगा। क्लियर? देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक हाँ मत बोलिए, मैं बताऊंगा। लेकिन एक बार अगर आपने कह दिया समझ में आ गया तो फिर समझ में आ ही जाना चाहिए, दिमाग से वो उतरना नहीं चाहिए। इसी तरह से चंपक, चंपक आप ऐसा भी लिख सकते थे और ऐसा भी, लेकिन ये म इसकी जगह कैसे आया? चंप, जहां इसका उच्चारण हो रहा है उसके बाद वाला वर्ण कौन सा है? प है, और पवर्ग का अंतिम व्यंजन म है, इसलिए यहां पर म आ गया। ठीक है? झंडा, झंडा आप ऐसा भी लिख सकते हैं और झंडा आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए, झंडा दोनों के बीच में है, ड भाग में है
और ड जो है किस वर्ग से संबंधित है? टवर्ग से, और टवर्ग का अंतिम व्यंजन ण है, इसलिए यहां पर ण है। ठीक है, समझ में आ रहा है इंजीनियर साहब? समझ में आ रहा है ना? आपके इंजीनियरिंग से आसान है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका यहां होना और न होना, ये स्वर भी है और व्यंजन भी है। ये स्वर की श्रेणी में है, व्यंजन की श्रेणी में है, दोनों मिलकर स्वर और व्यंजन दोनों है, या कोई भी नहीं है। इसी तरह अ, इसमें भी अ पहले से मौजूद है और इसका उच्चारण जिस रूप में होता है अह, ह जो है वह व्यंजन में मौजूद है, इसलिए इसे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब कितने बचे? 13 में से 3 गए, 10। ये इसको दबाने से ऊपर नीचे होता है। तो अब आप देखते हैं कि हमारी भाषा में दूसरी भाषाओं के भी शब्द हैं और उन शब्दों का इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं जैसे हमारे वो अपने शब्द हो। बहुत सारे शब्द हैं, मैं आपके आसपास से उदाहरण बताता हूं। बटर किस भाषा का शब्द है? जाहिर है कि अंग्रेजी का है। कॉलर ये भी अंग्रेजी का है। कफ अरबी फारसी है, अंग्रेजी का ये नहीं है। आस्तीन ये भी अरबी फारसी का शब्द है। तो आप देख रहे हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं उसी में तमाम सारे शब्द जो है विदेशी हैं। काज अंग्रेजी में बटन होल बोल देते हैं और काज ये अरबी फारसी का शब्द है। हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नजर नहीं आता। अगर किसी को मालूम हो तो हमको भी बता दें। तो ऐसे ऐसे शब्द हैं कि जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं। अच्छा, ये केवल हमारी भाषा की बात नहीं है, दुनिया की तमाम सारी भाषाओं में यही स्थिति है। अंग्रेजी आपकी बड़ी जानी पहचानी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी में बताइए दाल के लिए कोई शब्द है? है किसी के दिमाग में? नहीं है, वो दाल ही लिखते हैं। आप कहेंगे पल्सेस, पल्सेस कच्ची दाल है, बल्कि पल्सेस मतलब दलहन, कोई भी दाल, तो वो दाल ही लिखते हैं। रोटी के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। हम जब शुरुआत करते हैं अंग्रेजी पढ़ना, हम लोग तो 6th क्लास से पढ़े थे, आप लोग तो शायद KG 1 2 से पढ़े होंगे। 6th क्लास में जब पढ़ने गए तो ब्रेड माने रोटी पढ़ाया गया, लेकिन वो ब्रेड तो हमारी रोटी नहीं है। उनकी जो ब्रेड है वो हमारी रोटी नहीं है। वो तो जो सवेरे पी पी करके बेचता है वो वाला ब्रेड है उनका। तो हमारी रोटी के लिए वो भी या तो रोटी ही लिखते हैं या तो फिर चपाती लिखते हैं। उनके पास शब्द नहीं है। रोटी चपाती में अंतर है कि नहीं है? है? तुम बताओ, लड़कों में से किसी को मालूम है? अरे भाई, चपाती जो है पतली पतली होती है, रोटी थोड़ा मोटी होती है।
तो हमारे यहाँ तो कई तरह की रोटी बनती है, रोटियों का अंबार है। कोई अंगार पर रोटी बनाता है, तो कोई बाटी बना देता है वैसे ही सेक के, तो कोई मोटी रोटी बना लेता है, तो कोई चपाती बना लेता है, तो कोई पूड़ी बना लेता है। इतने तरह की चीज़ें, और पूड़ी में भी साले को इतने तरह के हैं। पूड़ी जो है बन गया, पालक की पूड़ी बना दिए, मेथी की पूड़ी बना दिए, फलाना धमाका। और इसके बाद पराठा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, इतनी वैरायटी है हमारे यहाँ। भूख लग गई? इतनी सारी वैरायटी है, लेकिन उनके पास रोटी के लिए शब्द नहीं है। हमारे पास तो बहुत सारे शब्द हैं। तो हर भाषा की अपनी शब्दावली होती है, और ये हर भाषा की विशेषता है। भाषा विज्ञान में से भाषा का विकास कहा जाता है कि हर भाषा में एक दूसरी भाषाओं के शब्द ग्रहण किए जाते हैं और रहते ही हैं, नहीं होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से वहाँ पर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे यहाँ शब्द प्रचलन में क्या है, लड़का मैदान में जाता है खेलने तो बाल बोलता है, कंदुक नहीं बोलता, गेंद नहीं बोलता। हमारे पास शब्द हैं, लेकिन प्रचलन में बाल है। डॉक्टर, अंगूठा छाप भी डॉक्टर ही बोलता है, भले वो डॉक्टर सही सही ना बोले, डॉक्टर बोले या डॉक्टर बोले, कुछ बोले, लेकिन बोलेगा डॉक्टर ही। न वो चिकित्सक के पास जाता है, न वैद्य के पास जाता है, वो सीधे डॉक्टर के पास जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, और फिर उसके लिए एक नया स्वर अस्तित्व है, ये मात्रा है उसकी, अस्तित्व में आया आ। इसका उच्चारण अ और आ के बीच में होता है, आ। डॉक्टर आप नहीं बोलते, डॉक्टर सही सही अगर उच्चारण करेंगे, डॉक्टर, बॉल, इस तरह से उच्चारण। तो एक नया स्वर ग्रहण किया गया, फिर 10 धन 1 बराबर 11 स्वर मौजूद है। अब आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे? स्वरों की संख्या कितनी है? 4 विकल्प दे दिया, या तो 13 देगा या तो 11 देगा। 13 और 11 दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 13-11 दोनों दे दिया तब क्या होगा? मेरे हिसाब से तो पारंपरिक रूप से जो चल रहा है, फिर 13 पर आपको टिक करना चाहिए। अगर 13 और 11 दोनों दिया है, हालांकि इसे तो विलोपित हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे विचार से अगर दोनों दिया है, बहुत बेवकूफ एग्जामिनर होगा तो दोनों देगा। दोनों दिया है तो 13 को ही टिक करना चाहिए। ये क्या है, एक संशय की स्थिति तो बन जाती है। अब जो संशोधित रूप है 11 का है और पारंपरिक रूप से 13 चला आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर होशियार होगा तो या तो 11 का विकल्प देगा या तो 13 का देगा। वो महा बेवकूफ होगा तो दोनों विकल्प दे देगा। अब बात करते हैं व्यंजन। कवर्ग से समझ में आता है ना? ये 5 वर्ग हैं। क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग का मतलब त, थ, द, ध, न। और प वर्ग का मतलब प, फ, ब, भ, म। तो ये कितने हो गए? 25।
इसके बाद य र ल व श श स अ श त्र य। इसके अलावा है श्र ढ़ और ड़। ये क्षत्र ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन है। ढ़ और ड़ ये उच्छिष्ट व्यंजन है। उच्छिष्ट मतलब फेंका हुआ। फेंका हुआ कैसा? जब आप ड़ का उच्चारण करते हैं तो आपके जिह्वा का अग्रभाग मुड़ कर जाता है, तालु से मिलता है और वह फेंका जाता है। ड़ ढ उच्चारण करके देखिए, ड़ ढ है ना, जिह्वा मुड़ के जाती है और फिर वहां से फेंकाती है। उच्छिष्ट का मतलब फेंका हुआ। तो ये फेंक कर उच्चारण होता है, इसलिए इसको उच्छिष्ट वर्ण बोलते हैं। ड़ ढ ठीक है, उच्चारण करके देख लिए। जब उच्चारण करोगे तो अनुभव हो जाएगा। अब यहां पर य और व ये अर्ध स्वर है। य व को अर्ध स्वर कहा जाता है। अब यहां बात उठती है कि स्वर और व्यंजन में फर्क क्या है? स्वर और व्यंजन में अंतर है? स्वर का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी प्राणवायु कहीं बाधित नहीं होती। प्राणवायु मतलब जो हवा निकलती है उसको प्राणवायु कहते हैं। तो उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु कहीं बाधित नहीं होती है। आप उच्चारण करके देख लीजिए, बेरोक टोक हवा बाहर जा रही है। आ ई उ ए ओ अंक को बाहर कर दिए। इसी तरह य का भी उच्चारण कीजिए, कहीं टकराव नहीं हो रहा है। य ओ। अब इसके विपरीत क। स्वर का उच्चारण बिना किसी के सहायता के स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। है कोई माई का लाल क का उच्चारण करके बता दे भाई। मूल रूप में जो व्यंजन है वो तो ये है। इसमें हम जब अ जोड़ते हैं तब कहते हैं क, तब गले से बाहर निकलता है अ। जब तक अ को उसके साथ नहीं मिलाएंगे तब तक आप स्वतंत्र रूप से क का उच्चारण नहीं कर सकते। भले आप संयुक्त व्यंजन के रूप में या उसके रूप में कर सकते हैं जहां एक से अधिक हो, जैसे कक्का, आधा क का उच्चारण हो रहा है, बुढ़ा आधा द का उच्चारण हो रहा है, लेकिन ड आप जब तक अ नहीं मिलाएंगे तब तक ड आके यहां अटक जाएगा। तो यह बेसिक अंतर है स्वर और व्यंजन में कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। इसमें हवा या प्राणवायु निर्बाध रूप से निःसृत होती है, जबकि व्यंजन के उच्चारण में हवा बाधित होती है
और उसे बिना स्वर की सहायता से स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर की सहायता में, स्वर के उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये संयुक्त व्यंजन जो हैं, इनकी क्या स्थिति है। अब शायद सही उच्चारण समझ में आ जाए। क्ष, क्ष, क और श के साथ अ लगा देने से क्ष बनता है और क्ष का उच्चारण होता है। त्र, त्र का उच्चारण आसान है, लेकिन क्ष का उच्चारण लोग ठीक ठीक नहीं कर पाते और ये इसलिए भी कंफ्यूजन होता है। ये क्ष ये भी है, एक ये भी है। जैसा इसको हम छतरी का छ बोलते हैं, ये भी छतरी का छ है, दोनों में छतरी है। अब उच्चारण करते समय कई लोग इसको भी छतरी बोल देते हैं, इसको भी छतरी बोल देते हैं, दिक्कत हो जाती है। वो क्षत्रिय है और ये छतरी है। तो इसलिए इसका उच्चारण जब आप यहां देखेंगे तो क और क्ष के संयोग से बनता है। तो क्ष, क्ष आधा क है पहले, क्ष और य, अब बताइए, हम तो अभी तक ज्ञ इस रूप में उच्चारण करते हैं, ज्ञ, लेकिन वो सही उच्चारण उसका है ज्ञ। कोई भी संस्कृत का अगर विद्वान होगा तो वो ज्ञ नहीं बोलेगा, ज्ञानी नहीं बोलेगा, वो ज्ञानी बोलेगा। ज्ञान, ज्ञान, विज्ञान को विज्ञान बोलेगा। और ये रामदेव को सुनते होंगे टीवी पर, वो प्राय ऐसा ही उच्चारण करता है, यज्ञ, यज्ञ कभी नहीं बोलता। तो यह ज और य के योग से बना हुआ है ज्ञ, लेकिन प्रचलित है ज्ञ, तो हम उच्चारण उसी रूप में करते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जब जवाब देना हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए। श्र, आपको लगा था कभी कि इसमें ये दो का मिश्रण है? श्र असल में ये लिखा गया होगा यूं, लेकिन अब वो कलाकार को एक से एक है। किसी को लगा होगा कि अरे यार इसको यहाँ मिला दिया जाए, ये जो इधर लटका हुआ है इसको अगर यहाँ लगा दिया जाए, यहाँ से इसको हटा दिया जाए, तो इस लाइन को सीधा कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसी हिसाब से ये बन गया श्र। तो इसमें श और र का मिलाप है र के साथ और बन गया श्र। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं हमारी वर्णमाला में। तो चारों आपके ध्यान में, और ये तो दोनों बता दिया कि उच्छिष्ट वर्ण है। और क्या कुछ बचा है?
कुछ स्वर जो है फारसी से आए हैं, अरबी फारसी से, हालांकि उसका प्रयोग नहीं होता है। क, ख, ग, ज़ और फ, ये 5 वर्ण हैं। इसका उच्चारण थोड़ा गले से कुछ अलग ढंग से उच्चारित होता है। क, ख, ग, ज़, फ, उच्चारण की स्टाइल थोड़ी अलग है। जैसे अर्थ में अंतर हो जाता है, लेकिन हालांकि इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जो अरबी फारसी के जानकार होंगे, जो उर्दू जानते होंगे, वो तो करते ही होंगे, लेकिन सामान्य तौर पर नहीं होता है। जैसे कलम, कलम, दोनों कलम एक ही तो नहीं है। ये कलम है, ये कलम है। ये कलम लिखने वाली कलम है, ये कलम गर्दन कलम कर दो। गजल, और गजल, दोनों में फर्क है। गजल जो वो गाते हैं, गजल गायन वाली गजल है, और ये गजल माने किसी चीज को गाजा हुआ है। गाजना मतलब ढेर लगाना है ना, गाज दो। तो ये ऐसा फर्क पड़ता है। अब बहुत सारे शब्दों के बारे में हमको जानकारी नहीं, क्योंकि अपना बेस नहीं अरबी फारसी का, ना उर्दू जानते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जब आप देखेंगे तुलना करके तो अर्थ में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये अरबी फारसी से आए हुए 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, ज़, फ, जिनका प्रयोग लगभग नहीं के बराबर होता है हिंदी में। सर जो 2 उच्छिष्ट व्यंजन है उनको स्वर रहित कर सकते हैं? हाँ? उच्छिष्ट व्यंजनों को स्वर रहित कर सकते हैं? अब वो तो उसी रूप में व्यंजन है, ये हिंदी में विकसित है, संस्कृत में नहीं है। ये व्यंजन जो उच्छिष्ट व्यंजन है, यह हिंदी में विकसित व्यंजन है, और इसे स्वर रहित इसको नहीं करते। जब स्वर रहित करने की बात आती है तो केवल इसकी आती है ड़ की। जैसे आपको अगर लिखना है षण्मुख, तो उसके लिए व्यवस्था ये है। अब मैं एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं। जहां पर हल लगाते हैं, हल मतलब समझते हैं ना, हल का मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि जब आधा लिखना है तो क का टांग तोड़ दो, मतलब हल कर दो। तो ये क जो है इससे स्वर हट गया, तो ये हल होता है। अब हल करके तो सभी व्यंजनों से स्वर को हटाया जा सकता है, लेकिन इसका तरीका है, जिन वर्णों के सामने ऐसे मुड़ा हुआ है, वक्र बना हुआ है, इस वक्रता को हटा देते हैं, सीधा कर देते हैं, तो आप फिर हल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिन वर्णों के अंत में खड़ी पाई है, उस खड़ी पाई को हटा देते हैं। जैसे ख को अगर हल करना है तो इसकी खड़ी पाई हटा देते हैं। जैसे रेखता लिखना है तो आप रेखता ऐसे लिखें। तो जहां सामने वक्र है, मुड़ा हुआ है, उसके मोड़ को हटा देते हैं, और जिन वर्णों के सामने खड़ी पाई है वहां पर खड़ी पाई को हटा देते हैं। जहां दोनों की व्यवस्था नहीं है वहां पर हल का चिन्ह लगाते हैं। जैसे ट,
हल करते हैं। 3 स्थिति हुई। एक में जहाँ सामने वक्र है उसको हटा देते हैं, सीधा कर देते हैं। जिसके सामने खड़ी पाई है, खड़ी पाई को हटा देते हैं। जहाँ दोनों विकल्प नहीं है वहाँ हल का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा किया सवाल आपने उठा दिया। तो सर एक डाउट ये था कि उसको फिर आधा नहीं कर सकते हम लोग, किसको? उच्छिष्ट व्यंजन को? नहीं, वो इसको कैसे आधा करोगे? इसको आधा करने का तो ये अलग से डेवलप हुआ है। आधा करेंगे तो ये कहाँ जाएगा बिंदी इसकी। और जो ट वर्ण के ट वर्ण में भी आता है ड और ण। द जो है इसकी कई स्थिति है भाई। ये न भी बनता है और ये ड़ भी बनता है। 3 स्थितियां हैं, ड, न और ड। कुछ लोग न ऐसा लिख देते हैं, नीचे ही बिंदी लगा देते हैं, वो गलती होती है। तो ये 3 स्थिति में ड को तो हल कर देते हैं। न जो है ये भी अगर कहीं आएगा तो हल करना पड़ेगा। अभी हमने दिनांक लिखा था, दिनांक ये यहाँ पर वो आधा हो गया, न में क मिल गया दिनांक। लेकिन कहीं अगर स्वतंत्र रूप से न को लिखना हुआ, न को तो इसको हल किया जा सकता है, ड़ को नहीं किया जा सकता। ऐसा कहीं प्रयोग नहीं मिलता। देखिए ड़ दोनों के उच्चारण में अंतर है। ये ड़ इसमें अनुनासिकता नहीं है, अनुनासिकता है इसमें ण में। गुण और गुण, जब आप, ये कौन सा गुण है? खाने वाला गुण है। अगर इस ड़ की जगह खाने वाले गुण के लिए ये लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये गुण संज्ञा है और ये गुण तो अंतर है। तो आपको जहां इसको हल करना है तो हमने बताया कि खड़ी पाई हटा दो, और इसको कहीं ऐसा मुझे दिखता नहीं, हल करने वाला कोई शब्द दिखा नहीं है। ड़ और ढ़ ये आधा का प्रयोग कहीं होता ही नहीं। पढ़ैया ढ़ पूरा आएगा, पढ़ा पढ़ाई पूरा आएगा। षड्यंत्र में तो ड है। और कोई डाउट है? दिमाग में जो बातें हैं बिल्कुल उठाइए। अब हम बात करते हैं, अंक की बात तो करके आ गए, उसे हम कहते हैं अयोगवाह। अंक जो है इसे अयोगवाह कहा गया है। इसका योग किसी के साथ नहीं है, न स्वर के साथ है और न व्यंजन के साथ है, इसलिए अयोग हो गया। वाह इसलिए कहा गया कि वह अर्थ का वहन करता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए अंग को अयोगवाह कहा गया है। न तो व्यंजन में है, न स्वर में है, या तो फिर दोनों में है। अब हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण।
पहले तो हम मात्रा के आधार पर देखते हैं। समय हो गया क्या? ठीक है, यही आज विराम देते हैं। तो जितना पढ़ाया गया वो समझ में तो आ रहा है।